स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, पीएसयू बैंक, उनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो तरह तरह के न्यूज है जिनको और फिर उनपे जो कंफ्यूजन है उसी पर हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि अगर इस तरह का कोई न्यूज है प्राइवेटाइजेशन का तो उसका हर स्तर पे क्यों विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है इस तरह का पत्थर उछाल करके आपको देखना चाहती है कि आप सोए हैं कि जगह हैं, क्या आप सही में प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपका विरोध का स्तर जो है लेवल कम होगा तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए हमको हर स्तर पे जो है इसका विरोध करना चाहिए, वो चाहे ट्रेड यूनियन के स्तर पे हो या फिर बैंकर्स के स्तर पे हो या फिर बैंक एम्प्लॉयज हो या फिर जो एग्जाम की तैयारी करते हैं सरकारी बैंकों को, उनको विरोध करना चाहिए। जो डिपोजिटर है, जो बैंक में जो पैसा जमा करते हैं कस्टमर, उनको ही विरोध करना चाहिए, क्योंकि आज आप देख चुके हैं यस बैंक का हाल क्या हुआ था। यस बैंक में पैसा जमा करने वाले डिपोजिटर्स के, तो उनको ही विरोध करना चाहिए। और फिर जो आरक्षण का समर्थन करते हैं, ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है वो भी खतरे में पड़ सकता है इससे, क्योंकि आपको फिर प्राइवेटाइज हो जाने के बाद आपको आरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आपको हर स्तर पे विरोध करना चाहिए। इसी का मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो उसके पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहले न्यूज आया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक को प्राइवेटाइज करने के लिए सजेस्ट किया है नीति आयोग सरकार को, ऐसा न्यूज है। बाद में पता चला कि जो नीति आयोग से जब आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगा गया तो फिर नीति आयोग का कहना था कि इस तरह का कोई भी सजेशन सरकार को नहीं दिया गया उसकी तरफ से। फिर उसके बाद देखिएगा कि न्यूज आया कि 3 और जो बड़े बड़े बैंक है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है या फिर यूको बैंक है, इनको भी प्राइवेटाइज करने की बात का न्यूज आया। तो ये न्यूज हो सकता है कि सरकार जो है इस तरह का न्यूज को पहले सरकार के स्तर पे या सरकारी कर्मचारी लोग जो है इस सरकार के लोग में जो प्राइवेटाइजेशन के जो समर्थक है वो इस तरह का न्यूज चला करके लोगों के विरोध के स्तर को देखना चाहते हैं कि कितना लोग इसके प्रति जो है मतलब जागरूक है प्राइवेटाइज नहीं होने देने के। तो अब इसका विरोध होना चाहिए। आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए यस बैंक का, तो यस बैंक तो प्राइवेट बैंक है। अब इफिशियंसी बताया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में इफिशियंसी बहुत होता है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर इतना ही इफिशियंट था तो क्यों यस बैंक डूबने के कगार पे पहुंच गया? और वो डूब ही चुका था। उसको तो एक सरकारी बैंक एसबीआई और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के द्वारा बचाया गया, और अगर वो नहीं बचाया गया रहता उनके द्वारा तो वो सारे डिपोजिटर के पैसे जो है उसमें खत्म थे। तो ये सरकार के द्वारा जो है, केवल ये मत समझिए कि यस बैंक को बचाया गया, मतलब मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं कि केवल यस बैंक को नहीं बचाया गया बल्कि पूरे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को बचाया गया। अगर यस बैंक डूब गया रहता तो पूरे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में लोग का विश्वास खत्म हो जाता और लोग वहां से पैसा निकाल के सरकारी बैंकों में अपना खाता खोलते और सरकारी बैंकों में पैसा जमा कर देते। तो सरकार जो है मतलब कि जो प्राइवेट बैंक डूब रहे हैं, सरकार अपना बैंक प्राइवेटाइज करने जा रही है। अब सोचिए कितना ये अतार्किक होगा, और सोचिए कि आप कितने शिद्दत से प्राइवेट बैंकों को बचाने के लिए आगे आ गए और सरकारी बैंकों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है इसका हर स्तर पे विरोध किया जाना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में इफिशियंसी के नाम पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इफिशियंट मानते हैं तो आप सोचिए कि केवल यस बैंक नहीं है। आज आप जाके देखिए प्राइवेट सेक्टर में धन लक्ष्मी बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड है,
या फिर इसी तरह से साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड है, उन बैंकों की स्थिति जाकर के देखिए। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप सुने होंगे आईसीआईसीआई की से चंदा कोचर को बाहर किया गया, एक्सिस बैंक से शिखा शर्मा को बाहर किया गया, फिर अलग एचडीएफसी में ऑटो लोन के लेकर के अलग प्रॉब्लम है, इंडसइंड बैंक के में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो सभी बैंकों में है और आप सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। क्यों प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन किया गया था, इसको इतिहास में जाके देखने की जरूरत है। उस समय 500 बड़े बैंक जो है 1947 से लेके 1969 तक 500 बड़े प्राइवेट बैंक जो है बंद हुए थे और उन बैंकों में अरबों रुपया का चूना लगा था डिपोजिटर का। तब जाके सरकार जो है इन बैंकों को नेशनलाइज की। तब से देखिएगा सरकारी बैंक सुचारू रूप से चल रहे हैं, सरकार का सिक्योरिटी है, सरकार का गारंटी है, लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, अपना गाड़ी कमाई का पैसा रखते हैं। वो विश्वास का चीज है और वो विश्वास अगर खंडित होगा तो फिर बैंकिंग सिस्टम आपका मतलब कि जो चल रहा है सुचारू रूप से वो पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो जाएगा। तो फेथ का चीज है, ये कोई कंपनी तेल कंपनी नहीं है कि बेच दिया और कुछ पैसा ले लिए, ये फेथ का विषय है और उस फेथ को सरकार को बनाए रखना चाहिए। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इन बैंकों के निजीकरण के विचार को त्याग दे, क्योंकि ये बैंक जो है सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उसको लागू करने का सर्वोत्तम माध्यम है। आज देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जहां तक बात है तो इन सरकारी बैंकों के माध्यम से सरकारी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है और कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन में योगदान करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसमें देखिएगा खाता खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस 5,000 10,000 आपको रखना पड़ता है। तो कौन गरीब आदमी के 5,000 10,000 2,500 3,000 रुपया है खाता खोलने के लिए, तो किन्हीं का इंक्लूजन नहीं होगा। ये सरकारी बैंकों के माध्यम से बहुत बड़े सोशल काम हुआ है, बहुत संख्या में लोगों को बैंकों से जोड़ा गया है, फिर बैंक का जो है फायदा उनको मिला है और सरकार को भी उसका फायदा मिला है। सिस्टम में पैसे डिपॉजिट हुए हैं उसकी वजह से। फिर सरकारी बैंक जो है रोजगार देने का एक माध्यम है, युवाओं को उसमें रोजगार मिलता है। फिर सरकार को कर्ज भी इन सरकारी बैंकों से मिलता है। अगर सरकारी बैंक में फेथ है लोग का, सरकार बैंक में लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो वो बैंक अपना एक बड़ा हिस्सा जो है एसएलआर सिस्टम के तहत सरकार को कर्ज देते हैं, तो सरकार को कर्ज भी मिलता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर आप प्राइवेटाइज कर दीजिएगा बैंकों को और प्राइवेट सेक्टर में 1-2 बैंक अगर डूब जाते हैं तो फिर उसका सारा प्राइवेट सिस्टम पे लोग का विश्वास खत्म हो जाएगा, लोग डिपॉजिट करना भूल जाएंगे और फिर पैसा निकाल करके जो है सोना चांदी खरीदने लगेंगे। जैसे अभी भी देखिएगा सोना चांदी का जो दाम बढ़ रहा है, ये इन्हीं सिस्टम की कमजोरी की वजह से जो लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं और सोना चांदी का दाम बढ़ रहा है। तो ये तर्क देना कि प्राइवेट सेक्टर बहुत इफिशियंट है और उसमें इफिशियंसी बहुत है, तो भारत का प्राइवेट सेक्टर जो है अमेरिका का प्राइवेट सेक्टर नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इफिशियंसी जो है वो केवल क्या चीज में है, तो राइट ऑफ पे जिंदा रहने वाला यहाँ का प्राइवेट सेक्टर है। अगर कुछ ब्रांडेड प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दीजिएगा तो बाकी प्राइवेट सेक्टर उतना इफिशियंट नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर इफिशियंट रहता तो इन 70 साल में आपको मिनी बल्ब खरीदने के लिए चाइना से मिनी बल्ब आप नहीं खरीदते, फटाका और चाइना से नहीं खरीदते, खिलौना चाइना से नहीं खरीदते। ये प्राइवेट इतना अगर इफिशियंट रहते तो यहीं पे बनता और यहां से चाइना को एक्सपोर्ट होता। लेकिन और फिर चाइना के सामान पे आपको प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं रहती, चाइना आपके सामान पे प्रतिबंध लगाता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर उस तरह का नहीं है जिस तरह का आप समझ रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर जो है केवल राइट ऑफ पे जिंदा रहने वाला प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ का प्राइवेट सेक्टर में वो इफिशियंसी नहीं है कि वो बैंकों को संचालित कर सके। आप 1995 के बाद से भी जिन बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को 10 बैंकों को लाइसेंस दिया आरबीआई, उसमें से 5 को छोड़ दीजिएगा तो 5 का आते पते नहीं चलेगा कि वो उनका क्या हुआ। वो या तो मर्ज हो गए या तो फिर बिक गए, बंद होने के डर से उनका जो है मर्जर कर दिया गया। तो वो प्राइवेट इफिशियंसी यहाँ पे उस तरह का नहीं है। आप प्राइवेटाइज कर करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जो समस्या है उसका समाधान प्राइवेटाइजेशन नहीं है, उस समस्या का समाधान जो है नरसिम्हम कमेटी में है। देखिएगा कि नरसिम्हम कमेटी की सिफारिश को मानने के बाद ही बैंकों में इतने बदलाव हुए, बैंक इतने आगे बढ़े, इतने ग्रोथ किए, उस कमेटी के सुझाव को मानने के बाद। उसका एक बहुत बड़ा सुझाव आज नहीं माना गया सरकार के द्वारा। उसका एक बहुत बड़ा सुझाव था कि जो वित्त मंत्रालय का नियंत्रण है बैंकों पर, उसको खत्म कर देना चाहिए।
और सिंगल रेगुलेटर जो है आरबीआई के अंडर में बैंकों को रखना चाहिए। तो ये सुझाव सरकार के द्वारा क्यों नहीं माना गया? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार वो सुझाव इसलिए नहीं माने क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो अपने पसंद के लोगों को बैंक से लोन दिलवाते हैं और पसंद के लोग जो है वो बैंक में एनपीए करते हैं और फिर राइट अप लेकर के जो पैसा बनाते हैं फिर उसी पैसे से बैंक को खरीदने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह का जो नेक्सस है इसको खत्म करने के लिए आज से 30 साल पहले जो है नरसिम्हम कमेटी का सजेशन था, तो क्यों नहीं सरकार उसको मान ली? जबकि बाकी सब सजेशन मान लिए तो सरकारी बैंकों में बहुत ग्रोथ हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ, सरकारी बैंकों का जो है बहुत विस्तार हुआ, बहुत मुनाफा भी बढ़ा, बहुत लोग को रोजगार भी मिला बैंकिंग सेक्टर में। तो आप वो सजेशन क्यों नहीं मानते हैं कि जिसमें कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के नियंत्रण को समाप्त कर देना चाहिए? तो वो तो सजेशन मानते नहीं है। तो अब वो बहुत बड़ा कारण है बैंकों का बुरा हाल के लिए। एक सिंगल रेगुलेटर आरबीआई के अंडर में दे देना चाहिए। वित्त मंत्रालय का देखिएगा जैसे ही नियंत्रण खत्म हुआ बैंकिंग नियुक्ति पे, तो आईबीपीएस के हाथ में जैसे गया, देखिएगा इफिशियंसी जो है आज क्या इफिशियंसी है आईबीपीएस का नौकरी देने के हाल में। बाकी सब सरकारी जो संस्थान है नौकरी देने वाले उनसे कंपेयर कीजिए आप आईबीपीएस का। केवल वित्त मंत्रालय का नियंत्रण हट गया, बीएसआरबी का नियंत्रण हट गया, आईबीपीएस ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करने लगा। तो आज देखिए आईबीपीएस किस स्थिति में है, नौकरी देने की स्थिति में, कितने लोगों को नौकरी, कितना इफिशियंटली जो है बैंक के लिए एम्प्लॉय और स्टाफ प्रोवाइड कर रहा हो, और बाकी जो सरकारी जो एजेंसियां हैं जो नौकरी देने वाली उनकी स्थिति से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से बैंक पर जो है वित्त मंत्रालय का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म करके उसको आरबीआई के नियंत्रण में देना चाहिए, और देखिएगा उसका बहुत सारा समस्या का समाधान उसमें है। लेकिन ये काम तो करेगी नहीं सरकार, उल्टे बोले कि प्राइवेटाइज कर देंगे, मतलब बेच करके आप इसको जब देखिएगा कि आरबीआई के नियंत्रण में दे दीजिएगा तो ये सब बैंक जो है मुनाफा कमाने वाला, सोना का अंडा देने वाला ये सब मुर्गी है सब। और इसको आप क्या करना चाह रहे हैं? तो आप चाह रहे हैं कि एक बार में मुर्गी को हलाल करके सब सोना का अंडा निकाल ले, तो न सोना मिलेगा ना अंडा मिलेगा आपको, ना मुर्गी मिलेगी, ना मुर्गी बचेगी। तो ये तो हाल हो जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाइए, नीचे के स्तर पे जो काम करने वाले मैनेजर और क्लर्क हैं उनसे बोलिए कि आपको सरकारी बैंकों में जाना है, तो सब सरकार अगर प्राइवेट इतना ही एफिशिएंट है तो फिर वो लोग तो वहीं रहना चाहिए, लेकिन वो लोग सब छोड़ के आ जाएगा सरकारी में। आप देखिएगा जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उन सब के जो असिस्टेंट मैनेजर या जिस तरह के पोस्ट पे लोग हैं वो सब सरकारी बैंकों के लिए एग्जाम देते हैं। और हालांकि ये अलग बात है कि उन पे इतना प्रेशर रहता है, इतना दबाव रहता है काम का कि वो क्वालिफाई कम ही कर पाते हैं, लेकिन वो इसके लिए एग्जाम देते हैं। तो अगर इतना ही प्राइवेट सेक्टर अच्छा है तो वहां काम करने वाले कर्मचारी क्यों नहीं खुश है? ऐसे तो देखिएगा कि सरकारी बैंक में भी काम करने वाले लोग खुश नहीं है। बेरोजगार चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, लेकिन जिनको नौकरी मिल जाता है वो बैंक का नौकरी उनको जो है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है काम का और फिर दबाव होता है बहुत तरह का। तो इसलिए जो है वो भी इसकी आलोचना करते हैं। बेरोजगार के लिए अच्छा है, लेकिन जिनको रोजगार मिलता है वो बैंक के काम से नाखुश रहते हैं। तो नाखुश भले रहिए, लेकिन विरोध कीजिए, हर स्तर पे इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है गैर तार्किक मतलब कि तर्क है कि प्राइवेटाइज कर देने से बैंकों की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। और बैंक जो है कोई तेल बेचने वाली कंपनी नहीं है कि कुछ बेच करके आप पैसा ले लें। ये फेथ का विषय है, विश्वास का विषय है। सरकार अगर उसको अपने अंडर में नहीं रखेगी, लोग सरकार का सुरक्षा, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं होगा तो फिर लोग बैंक से जुड़ेंगे नहीं, फिर आपके सिस्टम में पैसा नहीं आएगा, फिर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगा। आपको ये समझना होगा और इसको तर्क के हिसाब से जो है इसको हर स्तर पे इसको विरोध किया जाना चाहिए। ये तार्किक नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान नरसिम्हम कमेटी में है, वहां ढूंढना चाहिए। सरकार को देखिएगा कि इससे कर्ज भी मिलता है, इन बैंकों का जो एसएलआर सिस्टम है उससे कर्ज भी मिल रहा है, तो सरकार क्यों आखिर व्यग्र है इन बैंकों को बेचने के लिए? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं और आपसे भी आशा करता हूं कि आप जो है इसका हर स्तर पे, अपने स्तर पे जो है सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध करना चाहिए। और सरकार भी देखिएगा उतना एग्रेसिव बढ़ नहीं रही है जितना ये सब हल्ला रहता है। जैसे तार्किक ढंग से अगर देखा जाए
तो जैसे प्राइवेटाइज किया गया आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को, तो एक सरकारी बैंक ही उसको खरीदा, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी खरीद लिया। फिर एचपीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया तो ओएनजीसी एक सरकारी कंपनी खरीदा। फिर रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की बात है, निजी ट्रेन चलाने की बात है, तो उसमें 3 देखिएगा जो निजी ट्रेन चल रही है वो सरकारी कंपनी ही चला रही है। जैसे नाम सुने होंगे आप लोग, आईआरसीटीसी तेजस जो ट्रेन चलता है वही चला रही है, जो सरकारी रेलवे कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी है। तो सरकार में जो निजीकरण हो रहा है वो सरकारी स्तर पे ही हो रहा है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। उतना एग्रेसिव नहीं है सरकार जितना बताया जाता है, ये भी हमको देखने को मिलता है। और फिर जो है मतलब और सरकार का जो भी स्टेक बिक रहा है पीएसयू में, वो सब कौन खरीद रहा है? तो वो सब खरीद रहा है सरकारी कंपनी, जैसे एलआईसी खरीद रहा है। जैसे ओएनजीसी का स्टेक सेल हुआ तो उसमें खरीदा गया किसके द्वारा? तो एलआईसी के द्वारा या फिर जीआईसी के द्वारा। तो सरकारी कंपनियों के द्वारा ही स्टेक खरीदा जा रहा है ज्यादातर। तो वैसा भी नहीं है कि सरकार इस दिशा में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेसिव हो या ना हो हमको विरोध दर्ज कराना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर इस तरह का मैं वीडियो बनाते रहता हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।